नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बातों बातों में। किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन चलते रहने का नाम है और हमारे जीवन के गाड़ी के पहिए हैं सुख और दुख, खुशी और गम, उतार चढ़ाव, हार और जीत। वैसे तो जिंदगी हर कोई जीता है, मगर सही मायने में जीना वही है जो कामयाब हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके। जी हाँ, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऐसी ही एक जानी मानी हस्ती को जो अपने निजी जीवन में तो कामयाब हो चुकी है, साथ ही साथ अपने व्यावसायिक जीवन में भी काफ़ी सफल है। श्रीमती इंदिरा शर्मा जी। इंदिरा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इंदिरा जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है और आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? मैं यही अंडमान से हूँ और मैं प्री 42 को कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है अंडमान से हुई है। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है स्कूल लाइन स्कूल से हुई और उसके बाद जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो पढ़ाई है मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। और उसके बाद फिर मैंने करस्पॉन्डेंस कोर्स करके मैंने ग्रेजुएशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की है। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर है और छोटा एडवोकेट है। तो मेरा जो एक्चुअल में लाइफ देखा जाए तो कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड पास की थी तो उसी समय मेरे फादर का देहांत हो चुका था। अच्छा। तो उस समय मतलब कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स घर में आने लगे। वैसे सोर्स तो घर में थे, रिसोर्स ऐसे कि हमारे घर में पोल्ट्री फार्म थी और जैसे पहले लोगों के घर में ये सब चीज़ होना आम बात होती थी। घर में चावल है, सब्जी है, तो गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो फिर मैं सोची कि क्यों मैं अपना पढ़ाई छोड़कर और मैं अगर कोई जॉब करूं जिससे मेरे घर में मदद हो जाएगी। तो मैंने घर वालों से घर में बात की तो एग्री किए। फिर मैं अपने बड़े जीजा जी को बोली और मैं मैरीन डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पर मैं मतलब मेरे फादर के जगह में अगर कुछ मुझे मिल जाए तो कुछ ना कुछ मतलब एक सोर्स हो जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है। तो तब मुझे वहाँ पर एज ए कैजुअल बेसिस में ऑफिस में जॉब मिला। अच्छा। तो कुछ दिन मैं वहाँ जॉब करी। तो करने के बाद वो जो मैरीन डिपार्टमेंट के स्टाफ थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको तो रेगुलर बेसिस में कंपैशनेट ग्राउंड में आपके फादर के जगह में जॉब मिल सकती है। तो फिर मैं इस बारे में फिर अपने घर में आके बात की। तो फिर हम मैरीन डिपार्टमेंट के थ्रू एप्लीकेशन बना के एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरवर्ड किए। तो उसके बाद फिर मुझे लोअर ग्रेड क्लर्क में जॉब मिली और मेरी पोस्टिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई जी। तो उसी बीच मैं अपने पढ़ाई भी जारी रखी। अच्छा। तो उसी बीच में फिर मैं सोची कि ये होता है ना कि किसी को कुछ थोड़ा मिल जाए तो वो आगे आगे बढ़ने का सोचता है। जी जी। तो फिर मैं ये सोची कि नहीं, यहाँ तक काफ़ी नहीं है, मैं और आगे अपने आप को बढ़ाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अपना पढ़ाई जारी रखी और फिर मैं वहाँ पे एक रूरल डेवलपमेंट का पोस्ट निकला एक्सटेंशन ऑफिसर का। अच्छा। उसके पहले मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। तो जब रूरल डेवलपमेंट का पोस्ट निकला तो मैं पता की तो तब पता लगे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मेरे भी नाम वहाँ आया हुआ है, लिस्ट में मेरे नाम थी। तो मुझे खुशी हुई कि चलो कुछ तो हुआ। फिर उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई एज एक्सटेंशन ऑफिसर सोशल एजुकेशन, क्योंकि सोशल एजुकेशन मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थी। अच्छा। तो फिर और उस समय मेरी पोस्टिंग हुई डिगलीपुर में। अच्छा। एज एक्सटेंशन ऑफिसर सोशल एजुकेशन। अच्छा। पोस्टिंग तो डिगलीपुर में उस समय फर्स्ट टाइम गई थी। तो मतलब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई कि वहाँ जो यातायात के साधन इतना नहीं थे और गांव में हमें चल के जाना पड़ता था। दूसरे जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे उसमें छोटे छोटे डिंगी जाते थे, उससे हम जाते थे। लेकिन अच्छा लगता था, मज़ा आता था काम करने में। गांव में जाके लोगों से मिलना, बहुत सिंपल होते हैं गांव के लोग, बहुत अटैच्ड होते हैं वो। तो और हमारे साथ और भी स्टाफ होते थे तो हम जाते थे। हमारा जो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते थे तो हम उसके बारे में अवेयर कराते थे, लोगों को जाके बताते थे, उनको एक सोर्स बताते थे। तो इस तरह मतलब ये मेरा लाइफ में चलता रहा तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मेरा एक्चुअल में जब मैं इसी में थी तो एक डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है एंड ये DRDA बोलते हैं, उसमें कुछ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुए असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। अच्छा। तो फिर मैं उसमें अप्लाई कर दी क्योंकि इसमें मैं डिगलीपुर में ही थी। अच्छा। वो जो पोस्ट था वो पूरा साउथ अंडमान का था। तो उसमें क्या था, मेरे को पूरा अंडमान डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा वर्क उसमें होता है।
तो मैं सोची चलो मैं इसमें ट्राई करती हूँ, और अगर मुझे मिल गया तो अच्छी बात है। तो फिर मैं उसमें अप्लाई की और उसमें फिर मेरी सिलेक्शन हुई असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर वुमेन। तो उस दौरान मैं ज़्यादातर महिलाओं के साथ जुड़ी रही। अच्छा। मतलब दूसरों को तो हेल्प करते ही थे गांव में, लेकिन महिलाओं के साथ जुड़ना मतलब मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बहुत बड़ी बात थी कि चलो मुझे महिलाओं के लिए, गांव के महिलाओं के लिए खास करके कुछ करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जब मैं डिगलीपुर में थी तो मैं महिलाओं से ज़्यादा अटैच थी और बहुत प्यार करते थे वहाँ के लोग। अच्छा। तो फिर मैं जब इसमें आई तो उसमें मेरे को तो पूरे अंडमान में दौरा करना पड़ता था। तो उस समय कुछ समस्या भी होती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो मेरे को घर से छोड़ के जाना पड़ता था। लेकिन मेरे इन-लॉज़ का, मेरे सास के, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। अच्छा। तो कभी मतलब ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो मैनेज हो गया जी। तो फिर वो उसके बाद उसी में थी जब असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में, तो उसी समय फिर मेरी प्रमोशन हुई जॉइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में। तो मुझे फिर वहाँ पर हडबे में मेरी पोस्टिंग हुई। तो वहाँ कुछ दिन रहने के बाद फिर इमीडिएट मेरा पोस्टिंग ननकौर ही हुआ एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा। और उसके बाद फिर कैम्बल वे। तो मतलब ये मतलब इधर उधर पोस्टिंग, इधर उधर ट्रांसफ़र होते हुए ये मेरा रूरल डेवलपमेंट का जो लाइफ है ये चलता रहा। मैं इस दौरान में मैं कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी मैं जुड़ी रही, क्योंकि ऐसे होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कोई ग्रुप बनाना, तो ये सब में हम माहिर थे कि हम काम कर चुके थे। तो किसी को भी कुछ ज़रूरत होता था तो वो हमें बुलाते थे कि हमारे यहाँ में महिला मंडल है, उसके लिए आप कुछ मदद करो, आप कैसे ग्रुप बनाते, कैसे आप अपने काम को शुरू कराते, तो वो भी हम करते थे। जैसे हम गांव में जाते थे तो छोटे छोटे DRDA का जो प्रोजेक्ट था उसमें यही होता था कि छोटे छोटे गाँव में जाना और एक एक गाँव में एक एक ग्रुप बनाना और उनको एक बिज़नेस, छोटा बिज़नेस इस्टेब्लिश करके देना। तो उसमें ऐसा होता था कि महिलाओं का 10 से 15 लोगों का ग्रुप बनाते थे और फिर उनको हम ये देखते थे कि वो क्या काम कर सकते हैं। हाँ, किसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो कैपेबल होना चाहिए उस काम के लिए। तो उस तरह छोटे छोटे कई लोग हैं, जैसे छोटे से टी शॉप खोल लिए हैं तो उसमें रहते थे। तो उसमें अगर उनके पास तो पैसे तो होते नहीं थे, तो पहले तो हम उनको ट्रेनिंग देते थे, फिर उसके बाद में उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते थे, उनको बैंक से लोन प्रोवाइड करवाते थे। तो ये सब काम में हम उनके मदद करते थे और उनको फिर खड़ा करते थे। तो उसमें ये ऐसे होता है ना कि जो महिलाएं होती थी वो अपने परिवार, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं होती थी, वो इंडिपेंडेंट होती थी और उनको जो भी उनसे इनकम होती थी तो वो मतलब अपने परिवार के सपोर्ट करती थी, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। तो परिवार में एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता था कि और लेडीज़ के, गांव की लेडीज़ को क्या है ना कि वो सुबह से शाम तक का काम तो होता नहीं है, अपने घर के थोड़े से काम करते उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, खाली रहते हैं। तो उस बीच अगर हम उनको कहीं इन्वॉल्व कर दें ना तो बहुत इंटरेस्ट और बहुत अच्छा से काम करते थे और हम लोग को भी अच्छा लगता था कि जब हम उनके आंख में खुशी देखते थे तो हम लोग को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। किसी का हेल्प हो रहा है, किसी का हेल्प हो रहा है और चलो हमारा स्कीम भी सक्सेस हो रहा है। तो सिर्फ अगर हम सब सिर्फ उसको स्कीम सोच के करें तो फिर वो मज़ा नहीं आता है कि गवर्नमेंट का इतना टारगेट है हमें पूरा करना है, वैसे नहीं है। तो हम देखते थे कि हम लोगों का कहाँ तक मदद कर सकते, कि उसमें कितनी भलाई उनकी होती है। तो हमारे दिमाग में वो होता था और हम वो लेके मतलब काम करते रहते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है इंदिरा जी कि आपने अपनी जॉब को इतना रोमांचक भी बनाया और साथ ही साथ आपको भी लोगों से जुड़ने का मौका मिला और आपने बहुत सारे लोगों का जो है मदद भी किया। अब ये जानना चाहेंगे कि क्या जॉब करते हुए भी आपने डिसाइड कर लिया था कि रिटायरमेंट के बाद या आगे चलकर भी आपको दूसरों की मदद करनी है? अब आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे। मैं जब जॉब कर रही थी तो तभी मेरे दिमाग में ये, जैसे मैं महिलाओं के लिए छोटे छोटे बिजनेस सेटअप करती थी, तो मतलब मुझे एक आइडिया सा हो गया था कि चलो मैं कुछ तो कर सकती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हूँ। बिल्कुल। और ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं जानते तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो अपने में होता है, खूबी होती है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ के निकाल ही लेते हैं। तो उसी समय मेरे दिमाग में आ गया कि मैं रिटायर अगर होती हूँ तो मैं बिज़नेस ज़रूर करूँगी। अच्छा। और मैंने फिर वहाँ से बिज़नेस, रिटायरमेंट के बाद में मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। अच्छा। सबसे पहले मैंने मेडिसिन का शॉप खोला, फिर उसके बाद में उसमें थोड़ी सी बोलते हैं ना आमदनी कम होती है तो फिर मैंने चेंज किया, मैंने अमूल प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी ली। अच्छा। तो उसके बाद में फिर मैंने वो भी छोड़ दिया और फिर तब तक हमारे बिल्डिंग बन चुकी थी तो मैंने हस्बैंड से कहा कि हम होटल चलाएंगे यहाँ पे और रेस्टोरेंट चलाएंगे। फिर हमने अपना होटल सेटअप किया
और रेस्टोरेंट शुरू किया और फिर हम उसमें इन्वॉल्व हो गई। अच्छा। और मेरा मतलब होटल में ही मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। होटल में मतलब स्टाफ का रिक्रूट करना है, फूड है, अच्छा। सारा कुछ मतलब मैं ही देखती हूँ। जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं मैं ही देखती हूँ, मैं ही करती हूँ। क्योंकि जब फंक्शंस हम करते हैं तो बहुत सारे फंक्शन हमारे यहाँ होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो जैसे मैरिज हो गया और बर्थडे पार्टी है, ये मतलब ऑफिशियल, कहने का मतलब है कि सारे तरह के सारे इवेंट्स आप फंक्शंस सब मैनेज करते हैं हैं। उसमें। और आपका अपना रेस्टोरेंट भी है? अपना रेस्टोरेंट भी है और रेस्टोरेंट में भी मतलब मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा। क्योंकि अगर मैं भी बताना चाहती हूँ कि रेस्टोरेंट में मतलब ऐसे होता है कि जब तक आप ना जाके देखो हाँ, तो मन में एक होता है कि पता नहीं सी नहीं होती। हाँ, कि क्या फूड हाँ, दे रहे हैं नहीं दे रहे, इसलिए वो बहुत ही ज़रूरी है रेस्टोरेंट में फूड का इंस्पेक्शन। जी। तो वो मैं ही करती हूँ। ये तो आपने बहुत सही कहा। चाहे कोई भी व्यवसाय हाँ जी, हो, हाँ जी, हमें खुद से निगरानी रखनी हाँ जी, बहुत हाँ ही जी, ज़रूरी हाँ है। जी, हाँ जी, तो आपके जो आपने जैसे बताया कि हाँ आपके होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो बहुत जगह से लोग आते हैं, हाँ जी, तो अलग अलग वैरायटी के हाँ खाना जी, हाँ आप जी, सर्व करते हाँ हैं जी। उन्हें। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि इस कार्य को करते हुए आपको आपकी उम्र कभी इसमें बाधा पड़ी? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुई हमारे साथ। क्योंकि जो हमारी उम्र है ना वो जी। बाधा को एक साइड बिठा देती है कि अच्छा। आप यहाँ बैठो भाई और अच्छा। मुझे अपने काम करने दीजिए। अच्छा। तो उसमें ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ कि मेरे को कभी आज तक पता ही नहीं चला कि मतलब मेरी उम्र हो चुकी है। अच्छा। ये उम्र ये हमारी सोच है। और हम जब फील करेंगे कि हाँ हमारी उम्र हो गई है तब हमें लगेगा कि हाँ उम्र हो गई। व्यक्ति को दिल से जवान होना चाहिए। क्योंकि ना जब हम सोचते ही नहीं है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं या हाँ। हमारी उम्र हो चुकी है, तो सवाल ही नहीं उठता कि हमें अपने आप को यही सोचना चाहिए कि हम यंग है, एनर्जेटिक है, तो हमें कोई भी काम करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब जो भी गेस्ट आते हैं और जब हम उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, जो हमारे विचार है वो पॉजिटिव होने चाहिए। बिल्कुल। और हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होने चाहिए। वो सही क्लियर अगर है तो फिर हम जब भी गेस्ट के साथ में बातचीत करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि गेस्ट का क्या टेस्ट है और वो मतलब क्या चाहता है। तो उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, उसके हिसाब से उनके पसंद की नापसंद की हम ध्यान रखते हैं। जी। इंद्र जी, अब आपके शौक़ के बारे में जानना चाहेंगे। खाली समय में आप क्या करती हैं? देखिए, मेरे खाली समय तो मेरे पास बहुत कम होती है क्योंकि मैं मॉर्निंग 5:30 मतलब 8 जागती हूँ। उसके बाद मैं वार्म अप करती हूँ, थोड़ा टहलना ये वो, थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद आके एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट। उसके बाद मैं प्राणायाम करती हूँ, फिर नहाना पूजा करना। उसके बाद मैं सीधा अपने होटल में रेस्टोरेंट में चले जाती हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट गेस्ट के बुफे लगाते हैं और फिर जाके वहाँ देखना होता है कि ब्रेकफास्ट में एज़ पर मेनू, हम डेली का हमारा मेनू चेंज होता है, मेनू बना के रखते हैं कि एज़ पर मेनू ब्रेकफास्ट बना है या नहीं बना है, या कई बार गेस्ट का कुछ डिमांड होता है, वो डिमांड उनका फुलफ़िल किया या नहीं किया है। हाइजीनिक मेंटेन करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं। तो वो सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये काम करती हूँ, रेस्टोरेंट में जाके पूरा रेस्टोरेंट को देखती हूँ, निगरानी करती हूँ, ब्रेकफास्ट टेस्ट करती हूँ कि मतलब किसी तरह का कोई कमी ना रहे। मतलब गेस्ट के ब्रेकफास्ट के आने का पहले का मेरा ये काम है। और जब गेस्ट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो मैं फिर उनसे फीडबैक लेती हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट कैसा लगा, कि उसमें और कुछ हम उसमें तब्दीली करें। तो वो मतलब एक फीडबैक मिलने से क्या होता है ना कि हम आगे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मैं घर में आती हूँ, अपने ब्रेकफास्ट अपनी करती हूँ, फिर मैं होटल में निकल जाती हूँ। फिर होटल के रूम्स चेक करना, होटल्स चेक करना, वहाँ के स्टाफ क्या कर रहे हैं, हाउसकीपिंग कैसे चल रहा है, मैनेजर क्या करवा रहा है, वो उसमें फिर मेरे 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट में लंच के लिए गेस्ट आते हैं, तो फिर वहाँ भी गेस्ट को किस तरह फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सर्विस कैसे करते हैं, तो वो मैं देखती हूँ। उसके बाद में फिर वहाँ वो जो गेस्ट आते हैं मैं उनसे भी फीडबैक लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आके घर में मतलब 1-1.5 घंटे के लिए मैं रेस्ट लेती हूँ। फिर शाम को मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ, मुझे जैसे मैरीना पार्क है, वहाँ जाना, थोड़ा वॉक करना, अच्छा फ्रेश एयर में, वो अच्छा लगता है। और जब खाली समय का जब बोल रही है, जैसे हमारे होटल में गेस्ट नहीं है, किसी दिन कम है या रेस्टोरेंट थोड़ा खाली है, तो मैं उस समय जाती हूँ। मुझे मूवी देखना पसंद है, अच्छा। पिकनिक में जाना पसंद है बस। और मैं टीवी वगैरह बहुत कम देखती हूँ। और मतलब जैसे लोग हैं ना खाली टाइम में टीवी कई बार देखते रहते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, या मैं कभी मेडिटेशन कर लेती हूँ शाम के समय अगर खाली है तो। खाली समय को अपने लिए व्यस्त रखती हाँ हैं। जी। और आपने नहीं, बताया वो कि है ना कि मैं जैसे खाली है तो बच्चे मेलैंड में रहते हैं, हाँ, तो उनको फ़ोन कर लेती हूँ, उनको उनसे बात हालचाल कर पूछ लें। लेती हूँ, और दूसरे रिलेटिव्स है मेलैंड में। जी। तो मैं रात के समय जब खाली होती हूँ तो मैं ये काम करती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ रात को, अच्छा। और दूसरे से कांटेक्ट करती हूँ, उनके हालचाल पूछती हूँ। तो मैं और दूसरों के लिए, जैसे आपने कहा कि कोई मेडिकल में सपोज़ एडमिट है, कोई रिलेटिव है या कोई अपने जान पहचान है, तो मैं वो करती हूँ सेवा भावना से, मैं उनके पास जाती हूँ, उनको देखती हूँ। जैसे कोविड का टाइम में भी हम जाते थे, लोगों की मदद करते थे। अच्छा। तो उस तरह का मतलब वो करती हूँ। अगर किसी का हेल्प करना है, अगर मेरे नॉलेज में है कि किसी को मेरी ज़रूरत है, तो मैं खाली समय में वहाँ जाके उनकी मदद करती हूँ। या किसी के घर में कोई फंक्शन है तो मैं जाती हूँ वहाँ, उनकी मदद करती हूँ। फंक्शंस में सारे अटेंड करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। जी, इंदिरा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप दूसरों के लिए समय निकालती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बिज़नेस आप कर रही हैं, ये कहने को तो आसान लगता है लेकिन उतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं आप पर। तो इसके लिए क्या आपने पहले से कोई तैयारियाँ कर रखी थी? नहीं, तैयारियां तो मैं ऐसे बिज़नेस का कोई ख़ास नहीं की थी, लेकिन दिमाग में बैठा हुआ था ना कि जब मैं रिटायर तो मैं बिज़नेस करूंगी। और मैंने पहले बताया है आपको कि मैं थोड़ा से बिज़नेस से इन सर्विस जुड़ी रही थी। तो मतलब मैं यही सोचती थी कि मेरा जो वर्क था उसमें काफ़ी भाग दौड़ वाला था, और मैं जब ये बिज़नेस ना करूं तो फिर मैं खाली बैठूं तो मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाऊंगी। तो इसीलिए मतलब मैं अपने आप को तैयार करती रही कि हाँ, मुझे आगे किसी तरह का परेशानियों का या समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो मैं अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति को मतलब सुधार के रखती थी कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आगे मेरे साथ ना है। तैयारियां तो बिना करे आप बिज़नेस नहीं कर सकते। तो लोगों से मिलना, उनके व्यूज़ जानना कि ये हम जब बिज़नेस करने जा रहे हैं तो उसमें हमें किस किस तरह की समस्याएं आती है। तो जब हम दूसरों से इंटरेक्शन करते हैं, दूसरों से मिलते हैं, तब मुझे पता लगता है कि जो दूसरे में बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाती है, और फिर हम अपने आप को उस तरह से तैयार करते हैं कि हाँ, हम ये सारी चीज़ों को हमें झेलते हुए जाना है, या उसको वो जो प्रॉब्लम हम उसको कैसे सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह फिर हम अपने आप को तैयार करते रहे और फिर आगे बढ़ते रहे। जी, इंदिरा जी, देखा गया है ना कि ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं, ख़ास करके जब रिटायर हो जाते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कि उनकी ज़िंदगी ही रुक गई है। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? देखिए, आपने जैसे कहा कि बूढ़े लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी रुक से गई है। इस ज़िंदगी को रोकना और चलाना ये हमारे हाथ में है। हम चाहे उसे रोक ले या चला ले। तो जो बुज़ुर्ग हैं वो सोचते क्यों हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं। जी। अगर हम ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं तो नेचुरली बूढ़े हो जाएंगे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। बूढ़े वर्ड को अपना डिक्शनरी से, अपने दिमाग से निकाल दीजिए तो कोई व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा। जी। क्योंकि और तब कोई हताश भी नहीं होगा। जब बूढ़े रिटायर होते हैं तो सोचते हैं बूढ़े हो गए, अभी क्या करेंगे, घर में बैठे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, नाती पोते क्यों। तो ये ऐसे नहीं है, नाती पोते तो खेलेंगे ही, लेकिन हमें अपने आप को कैसे ठीक रखना है। क्योंकि ये 60 साल 65 साल कोई ज़्यादा एज नहीं है। 60 साल में रिटायरमेंट होता है या 65 साल में होता है, ये कोई एज नहीं है हमारी। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे और कितना जीना है। जी। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमें और आगे जीना है, हमें और आगे काम करना है, तो हम बूढ़े नहीं होंगे। अब अगर आप बूढ़े होके बैठ गए, सोच के रिटायर होके बैठ गए, तो आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हाँ, तो हमें हमेशा अपने आप को रेडी रखना है कि हम आगे बढ़ते जाएं। जी। अब बिज़नेस करें, काम करेंगे तो अब बिज़नेस में भी आप उतर सकते हैं, आप दूसरे काम भी कर सकते हैं, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें हताश होने वाली तो बात ही नहीं है। अंदर से जोश बड़ा होना चाहिए, और जो है अपने आप को स्वस्थ रखना भी बहुत। स्वस्थ और मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हमें स्वस्थ रखना चाहिए। जी। आप एक सफल बिजनेस वुमेन हैं, आपका अपना व्यवसाय है, तो ये जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर आजकल अंडमान में बहुत सारे होटल्स बन चुके हैं, होम स्टे बन चुके हैं, लेकिन उतनी तरह से कामयाब नहीं हो पाते। तो जो बाहर से जो गेस्ट हमारे यहाँ रहने के लिए आते हैं, तो आप एक सफल महिला होने के नाते उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगी कि
आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती है ऐसे में? देखिए, जो भी गेस्ट आते हैं बाहर से, तो जब हमारे पास आते हैं वो अपने घर बार पीछे छोड़ के आते हैं, तो हमारी जो पूरी जिम्मेदारी उनकी हमारे ऊपर होती है। हमें उन्हें अच्छे एटमॉस्फेयर देने चाहिए, अच्छे कमरे देने चाहिए, अच्छे फूड देना चाहिए जो वो पसंद करते हैं। उनके पसंद नापसंद को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा। और उनके जब वो घूमने के लिए बाहर जाती है, गाड़ियों का अरेंज करना पड़ता है, अच्छे गाइड प्रोवाइड करना पड़ता है उनको, कि हर चीज़ के बारे में उनको अच्छा से समझाए, उन्हें पता चले कि अंडमान में क्या कुछ देखने के लिए है। और जब वो दूसरे आइलैंड में जाते हैं तो जैसे उनके लिए बोट्स की टिकट्स अरेंज करने, वहाँ रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, सब कुछ करना पड़ता है। अगर किसी को कभी कोई मेडिकल इशू हो गया है तो उनको मेडिकल लेके जाना या डॉक्टर को कॉल करके बुलाना। हम अगर उनके साथ मिल के ये सारी उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करते हैं सारी बातों में, उनको कोई परेशानी नहीं होती है, तो मतलब वो खुश होके और एंजॉय करके जाएंगे अपने ट्रिप को। जो ट्रिप के दौरान होता है वो सारी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। जी, परिवार के समान उनको ट्रीट करना, परिवार के समान उनको देखना पड़ता है। हर तरह का मतलब सुविधा उसको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं और करते भी है। अच्छा, तभी गेस्ट भी जो है खुश होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। जी, तो ऐसा कहा जाता है ना कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो आपकी सफलता के पीछे किन किन लोगों का श्रेय जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे सफलता के लिए ऊपर वाला मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ, उसका सबसे बड़ा हाथ है। और फिर मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है मेरे साथ में, और मेरे दोनों बच्चों का। हमारे बच्चे भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे। तो ऐसा नहीं है कि एक पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, स्त्री के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। अच्छा, तो मेरा केस में तो ऐसी है। जी, तो ऐसा कहते हैं ना कि एक पुरुष ही हमेशा जो है व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में हमेशा आगे जाता है और कामयाबी हासिल करता है। ऐसे में एक महिला होकर आज आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो आपका इस बारे में क्या मानना है? देखिए, मैं इस बात को सहमति नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कोई पुरुष के हाथ स्त्री का हाथ होता वो ठीक है, मैं मानती हूँ, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन कोई महिला है जो बिजनेस वूमेन नहीं है, ये ऐसे मैं नहीं मानती हूँ। अच्छा। कि अगर कोई भी महिला दिल से लगन से काम करे और वो बिज़नेस में जाए तो सफल हो सकती है। उसको बिज़नेस का नॉलेज है और वो काम कर सकती है, तो बिज़नेस में वो ज़रूर सफल होगी। और मैं चाहती हूँ कि जो परिवार के सदस्य है तो उनको भी महिला को सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उसको अपना घर भी देखना होता है। उनको थोड़ा सी मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि उसको अपने घर परिवार भी देखना होता है, साथ साथ बिजनेस भी देखना होता है। तो शायद वो उतना जितना वो आगे जाना चाहती है वो ना जा पाए जी। अगर उनको परिवार का सपोर्ट मिलता है तो वो और आगे जाएगी और वो अच्छी तरह से काम कर सकेगी। तो मेरा तो यही है कि मेरे केस में मुझे मेरे परिवार का बिज़नेस में बहुत सपोर्ट मिलता है, और इसी तरह मतलब मैं अपने काम को आगे बढ़ाती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपके 2 बेटे हैं। हाँ जी। एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट है। कहने का मतलब है कि आप अपने निजी जीवन में भी कामयाब हो चुकी है। हाँ, आपका जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर देखने में आता है कि उनका शिकायत रहता है कि बच्चे उनकी बात मानते नहीं हैं, या फिर आजकल कोरोना के दौरान जैसे कि लॉकडाउन हो चुका था तो बच्चे ज़्यादातर गैजेट्स या मोबाइल में जुड़े रहते हैं। तो आपके समय की और इस समय की क्या जो है बदलाव हुआ है या क्या चेंजेस है, और ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो बच्चे हैं, जैसे एक डॉक्टर है, एडवोकेट है, वैसे तो मतलब वो अपने ही फील्ड में बिज़ी रहते हैं और उनका अपना कैरियर है। तो इसलिए मतलब जो हमारा बिज़नेस है तो वो मैं और मेरे हस्बैंड है वो हम संभालते हैं उसको। अच्छा। वो हम काफ़ी है उसके लिए। अच्छा। और जब हमें उसको अगर आगे बढ़ाना भी है तो हम उनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चे जो अपने कैरियर में है, और ऐसा नहीं है कि वो बिज़ी होते हैं, कि मतलब काफ़ी वर्कलोड होता है उनको भी, और जब हम चाहते हैं तो हमें सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल में या दूसरे जगह बिज़ी होते हैं, ऐसा नहीं। मोबाइल में बहुत सारा उनका जब काम होता है तब वो मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि पूरे टाइम वो उसमें में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका फील्ड अलग है और ये होटल इंडस्ट्री अलग है। तो मतलब जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत होता है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हम दोनों खाली है तो हम अपने
हमारे लिए काफ़ी है। ये जो बिज़नेस हम होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये हम बड़े आराम से और अच्छी तरीक़े से चला सकते हैं। आप लोगों का ये मानना है कि हम ही काफ़ी है। हम ही काफ़ी है जी। तो इंदिरा जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो आपको ये अपने जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसे जो बुज़ुर्ग है या जो भी यूथ्स है, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। पहले अगर आप चाहें, छोटे काम से ही आप बड़े काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें वो जो काम आप चूज़ करते हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि आप क्या काम करना चाहते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। और जो भी काम आप करते हैं उसका एक तो सेल्स एंड मार्केटिंग आपको देखना चाहिए, आप ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड है, आप काम का नॉलेज है, आप कितनी क्षमता है आप में काम करने की, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो कभी कोई भी बिज़नेस में या किसी भी काम में फ़ेल नहीं हो सकता है। आपके अंदर में स्टैमिना होना चाहिए कि आप जो यूथ्स है, वो यंग है, कोई भी काम सोचते हैं कि ये काम छोटे हम इसको नहीं करेंगे, नहीं बड़ा सीधा बड़ा काम में चले जाते, तो उस जगह में वो फिर फेल हो जाते हैं। और पेशेंस होना चाहिए। कोई भी काम को करने के लिए पेशेंस है। आप छोटे काम भी शुरू करो या बड़ा भी शुरू करो, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा। इमीडिएट आप आज काम शुरू करें और 4 दिन बाद आप बोलेंगे आपको बेनिफिट हो, तो वो नहीं होता है। उसके लिए पेशेंस होना चाहिए। इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा यही है, लोगों को यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि आराम से और नॉलेज लेके ही ट्रेनिंग लेके ही आप अपने कोई काम को शुरू करें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी। इंदिरा जी, आज इस कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया और अपने जीवन की इतनी सारी खट्टी मीठी यादें हमारे साथ साझा की, इसके लिए हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी जया जी नमस्कार। और मैं पूरे दूरदर्शन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बुलाकर आपने इतनी सारी मेरी भावनाओं को बताने की कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये अंक अवश्य ही पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।